नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। हर दिन की तरह एक आम सुबह थी, आज की भी रोजमर्रा की तरह जिंदगी की जो दिनचर्या होती है वो धीरे धीरे लोग अपनी आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इसी बीच राजधानी लखनऊ के हजरतगंज जैसे पॉश इलाके, जिसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ सिटी, वहां में दूर दूर तक उस हजरतगंज इलाके में, पॉश इलाके में धुएं का वो गुबार दिखा। और जैसे ही जब पता लगा तो अचानक हजरतगंज इलाके के प्रिंस मार्केट में 4th फ्लोर पर कपड़े की दुकान में आग लगी और आग की लपटें दिखी, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जो धुआं था और उस धुएं का गुबार दिखा। और इस बीच सबसे बड़ी जो तस्वीर नजर आई कि कोचिंग सेंटर में फंसे जो छात्र छात्राएं थे वो किस तरीके से घबरा गए। वो बस लग रहा था उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए, वो कैसे बाहर निकाले जाएं। हालांकि दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाड़ियां ऐसी थी वहां पर जहां पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बाइक को खड़े करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन वहां से जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी किस तरीके से पहुंची वहां पर, तब जाकर के वहां पर विशेषज्ञों की टीम भी पहुंची और किसी तरीके से आग पर काबू पाया। और जो घायल लोग थे, फिलहाल उनको, कुछ बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में इस बीच कई ऐसी खबरें आई। सुबह की बात करें तो मथुरा में किस तरीके से होटल में आग लगी, जहां पर 2 लोगों की जल के मौत भी हो गई। लेकिन इस लखनऊ का जो प्रकरण सामने आया और साफ तौर पर जो तस्वीरें, ये इस वक्त जो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर अपने आप में सवाल खड़े कर रही। जरा देखिए, एक बड़ी बिल्डिंग पॉश इलाके में जहां पर आवागमन की सिर्फ और सिर्फ एक व्यवस्था, कोई भी वैकल्पिक सिस्टम नहीं है। छात्र छात्राओं की कोचिंग सेंटर्स हैं। दमकल कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके जांबाजी दिखाते हुए बिल्डिंग के बाहरी रास्ते से गए और किस तरीके से सुरक्षित छात्राओं को निकाला। शीशे तोड़े खिड़कियों के, तब वो जांबाज गए हमारे ये दमकल कर्मियों के विभाग के जो कर्मी आए, वहां पर आग पर काबू पाया। लेकिन तमाम सारी ये घटना अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल छोड़ गई कि आखिर बिल्डिंगों में आग की घटनाएं कब तक लगती रहेंगी, कब रुकेंगी इस तरीके की घटनाएं। और कोचिंग और होटलों में आग लग रही है। पिछले अभिलवाना होटल का जो मामला सामने आया, पिछली घटनाओं से आखिर क्या कुछ हमने सबक लिया, कुछ ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब एक स्वस्थ बहस कराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने खास लोगों को आज आमंत्रित किया है। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ AK जैन जी हैं, जो कि पूर्व DGP हैं। AK जैन जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। बहुत सारी चीजों को आज आपसे जानेंगे और समझेंगे। और चंचल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंचल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अमित तिवारी जी हैं, कोचिंग संचालक हमारे साथ। अमित जी नमस्कार, कुछ चीजों को आपसे भी समझेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद दुबे जी भी, बीजेपी प्रवक्ता। लेकिन फिलहाल मैं सबसे पहले AK जैन, जो कि पूर्व DGP हैं, मैं उनका स्वागत करने के साथ ही साथ आज अगर बात करें AK जैन साहब की सुबह जो घटना हुई, चाहे वो लखनऊ की बात करें या फिर मथुरा में भी इस तरीके की खबर आई होटल से लेकर के, लेकिन कोचिंग सेंटर्स में किस तरीके से आग लग रही है और आज प्रिंस मार्केट में जिस तरीके से आग लगी, आग को काबू में तो कर लिया गया लेकिन वो कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और ये घटना अपने आप में कहीं ना कहीं तमाम सारे अपने पीछे सवाल भी छोड़ गई। सर आप ठीक कह रहे हैं, ये चिंता का विषय है। प्रिंस मार्केट जहां आग लगी है और जहां पर कोचिंग क्लास भी चल रही थी, जहां RO प्लांट का कोई ऑफिस था जो कि पूरी तरह जला है, बड़ा सकरा इलाका है। और पहले भी इस प्रकार की आग हजरतगंज में लग चुकी है, हलवासिया मार्केट में। उसमें काफी नुकसान भी हुआ था। तारों का बिल्कुल जखीरा, तारों के बिल्कुल जाल जगह जगह फैले हुए हैं, जो कि अनुचित है। इन सब लोगों को चाहिए कि इसके या तो समय समय पर इंस्पेक्शन कराए जाएं और इंस्पेक्शन करा के जो भी वहां पे तारों में कमियां हैं उनको दूर कराया जाए। ये जो जिस प्रकार से इलीगल कनेक्शन दाएं बाएं एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर से ये लोग खींच लेते हैं, इसी की वजह से इस प्रकार की आगजनी होती है। और ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि बड़ा घना इलाका है और सकरी गलियां हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है अंदर घुसकर, ऐसे में जो कि बिल्कुल डेड एंड है एक तरफ, कि किस तरीके से आग को बुझाया जाए, किधर से धुआं निकले।
तो ये एक बहुत बड़ी एक चिंताजनक स्थिति है, जिसका निवारण शासन स्तर पर किया जाना चाहिए। डिफरेंट एजेंसीज ऐसे घने मार्केट्स के ऐसे मार्केट्स अमीनाबाद में भी हैं, केसरबाग में भी हैं, लखनऊ में क्या सभी शहरों में इस प्रकार के घने मार्केट्स हैं जहां पर कि बड़ी जबरदस्त आवाजाही रहती है, सैकड़ों की संख्या में लोग उपलब्ध रहते हैं और कितनी ही कैजुअलिटीज हो सकती हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि कोई वहां पे कैजुअलिटीज नहीं हुई, पर कभी भी हो सकती हैं, इसलिए इसमें अत्यंत कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ये एक राहत की बात रही, लेकिन इसके लिए किस तरीके से जो दमकल कर्मी हैं वो पहुंचे और उन्होंने अपनी जाबाजी और कर्तव्यपरता दिखाया, जिसके चलते किस तरीके से वहां जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको सुरक्षित निकाला गया। मैं एक बार चंचल जी के पास जा रहा हूं। चंचल जी, कुल मिलाकर के अब बात यहां पर पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष की नहीं हो रही है, बात हो रही है किस तरीके से जो आज जो घटनाक्रम सामने आया, आज क्या, इससे पहले भी आए दिन खबरें इस तरीके से आती रहती है कि बड़े पैमाने पर आग लगी, आग को काबू में करने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक ठोस, एक फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है कहीं ना कहीं, ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति आने वाले समय में हरगिज ना हो। चंचल जी, देखिए आलोक जी, निश्चित तौर से आपका कहना सही है, यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए सरकारों को कम से कम क्राउड मैनेजमेंट का जो है एक बेहतरीन प्लान बनाना चाहिए। कम से कम किस तरीके से हम क्राउड को मैनेज करने के लिए जो है उसके ऊपर जो है कोई एक कमेटी बना करके उसका काम करना चाहिए। जैसे आप देखिए, अगर क्राउड मैनेजमेंट अगर हमारा सही रहेगा तो जैसे अब देखिए बहुत सारे कोचिंग्स हैं, रेलवे हैं, बसेस हैं। अब जैसे मान लीजिए कोचिंग्स में जहाँ पे बैठने की, जिस कमरे की बैठने की कैपेसिटी मान लीजिए 50 बच्चों की है, वहाँ 100 बच्चे बैठ रहे हैं। जिस कोचिंग कैपेसिटी 200 बच्चों की, वहाँ 400 500 बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। उसी तरीके से होटल्स में भी है, वहाँ पे जो है कोई एग्जिट का जो कोई प्लान नहीं है सही तरीके से। अब किस तरीके से एनओसी दी जाती है, किस तरीके से अधिकारियों द्वारा जो है पैसे लेकर के सारे काम किए जाते हैं। और आप देखिए कोई जो गवर्नमेंट जो अभी पिछले 1-2 घटनाएं हुई हैं उससे हमें सीख लेना चाहिए था, लेकिन उस पर कोई सीख हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। न तो हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं, अभी कई सारी कार्रवाइयाँ हुई लेकिन फिर उनको बड़े पदों पे प्रमोट कर दिया गया, कई सारे बड़े लोगों को चार्ज दे दिया गया, तो दंडित करने के बजाय उनका महिमा मंडन कर दिया जाता है। इसलिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आज अभी आप डिबेट कर रहे हो, फिर अगले दिन कोई घटना हो जाएगी, फिर उसके ऊपर भी चर्चा होगी, लेकिन इससे कुछ सीख नहीं लेते हैं हम लोग। मैं आपको बताता हूँ छोटा सा उदाहरण। अभी मैं नेपाल गया था, मैं देखा त्रिवेणीगंज एक जगह पड़ती है, वहाँ पे पुल है, पुल का उद्घाटन नहीं हुआ था और वहाँ पे मतलब उद्घाटन नहीं हुआ है, अभी उसके एनओसी नहीं मिली है, सेफ्टी की एनओसी नहीं मिली है। उसके बाद अभी वहाँ पे जाने की मनाही, बाकायदा बैरिकेडिंग कोई जा नहीं सकता है, बाकायदा उसकी सिक्योरिटी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अभी देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया। आप सोचो, देखो आए दिन लगातार लोग जो है उस पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। अभी आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, तो जो क्वालिटी है उसमें देखिए, अभी आपने एक गाड़ी चली गई, उसमें कई सारे लोग मर गए, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरीके से सरकार जो है, अगर वो कम से कम उसके लिए अगर कम से कम संवेदनशील होती, तो कम से कम ये चीज़ें नहीं होती, दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती। और मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आप देखते होंगे कि कम से कम राहुल सांस्कृतिक साहब कहा करते थे ना, हमें बाहर से सीखना चाहिए, जो हमारी बाहर की कंट्री हैं। देखिए उन्होंने एक बुक लिखी थी ना कि अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा करके, वो कहते थे कि सुनो नहीं देखो। तो जो हमारे मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो बाहर विदेश में पढ़ाई किए, वो बाहर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी उनको है, सुना, पढ़ा, देखा, समझा, और वो हमेशा सेफ्टी को लेकर के हमेशा जो है काम करने की बात करते थे। अगर आप देखें बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हम लोगों ने जो हमारे पिछले कार्यकाल में बनी है, उससे बहुत सारी चीज़ें फॉलो कराई गई हैं। वो हमेशा एग्जिट अलार्म्स की बात करते थे। मतलब वही मैंने कहा ना कि अब हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो किस लेवल तक सोच पाते हैं, मैं तो बिल्कुल। और अधिकारियों की अब क्या जिम्मेदारी है, बिल्कुल आज हमने कहा कि आज हम एक स्वस्थ चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमित तिवारी जी भी हैं, कोचिंग संचालक। अमित जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगा। आज सुबह से जब से घटना हुई है आग लगने की, हालांकि आग पर काबू पा लिया, लेकिन कोचिंग संचालकों को लेकर के और कोचिंग सेंटर्स को लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा आपकी इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि कोचिंग अगर आप चला रहे हैं तो कितनी जिम्मेदारी एक संचालकों की हो रही, क्या आप लोगों के मानक हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले तो खेद है कि आए दिन ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इस पर बिल्कुल खेद है और बहुत दुखद है। और ईश्वर से कामना यही कि आज की हुई जो घटना हुई है, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, सारी चीज़ों पर काबू पाया गया है जी। और कोचिंग मैनेजमेंट होने के नाते
एक नैतिक जिम्मेदारी कोचिंग संचालकों और एक हम कह सकते हैं प्रशासनिक जिम्मेदारी दोनों की बनती है, क्योंकि आग लगना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन हमारे पास व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि जो आग लग रही है उस पर काबू कैसे पाया जाएगा। आग लगने के लिए चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए जी, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हम हर चीज़ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर एनीवे अगर किसी भी प्रकार से आग लगती है या कोई भी कैजुअलिटी घटित होती है, ईश्वर करे कभी कुछ ना हो ऐसा, लेकिन है क्या कि जब व्यवस्थाओं में हम चलते हैं तो ये हो सकता है कि जेन्युइन चीज़ें हो जाएं, लेकिन उनको जीता कैसे जा सकता है। जो आज दमकल विभाग ने अपना कर्तव्य दिखाया वो वाकई सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और हर जगह हम देखते हैं कि जैसे जैसे ही कोई घटना घटित होती है तो हम लोग अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलते हैं। हम कोचिंग में ही की बात ना करें, हम देखते हैं होटल्स में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, हम लोग अन्य चीज़ों पर, अपनी लग्जरियस चीज़ों पर पैसा वे करते हैं, वो सब देखने को मिलता है। लेकिन जो एक बेसिक नीड है जो हमारी जान को ले जा सकती है, लाखों लोग, जो हजारों लोग, जो सैकड़ों लोग हो सकते हैं, वो इफेक्टेड हो सकते हैं, हम लोग उन मानकों को पूरा नहीं करते। इसके लिए कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जैसे अभी कोई ये घटना घटित हुई, हम आप आज चर्चा कर रहे हैं, 4 दिन के बाद हम ही लोग इन नैतिक जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। आज घटना हुई है, हो सकता प्रशासन जो है वो हम लोगों की बातों से संज्ञान ले। और शुरू क्या करेगा प्रशासन? शुरू इस प्रकार की चीज़ों को करेगा कि चालान काटना शुरू करता है। चालान काटना इज नॉट अ सोल्यूशन सर। सोल्यूशन है जागरूकता, सोल्यूशन है ट्रेनिंग। हमारे कार्यालयों में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, हम देखते हैं कि अगर कहीं पर आग घटित हुई या आग लगी है, अब हमारे पास सिलेंडर्स रखे हुए हैं, आए दिन देखने को मिलता है, लेकिन हमारा प्यून जानता ही नहीं है कि उस सिलेंडर को खोल करके प्रयोग कैसे किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी, उस पर पानी झोंक दिया गया, तो क्या तो ये सब जो जानकारियां हैं, तो पानी से जो आग बुझाई जा सकती है, जो मटेरियल से बुझाई जा सकती है, जो CO2 से बुझाई जा सकती है, मतलब बहुत से तरीके हैं आगों को बुझाने के लिए। एक फोम मेथड होता है, कोई गैस मेथड है, कहीं पानी पर भी चीजें हैं। भाई लकड़ी पर आग लगी तब पानी डाल करके बुझा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी का वायर छूट गया, इतना इंटीरियर होता जा रहा है आजकल के होटल से लेकर के हर जगह पर, इतना इंटीरियर होता जा रहा है, हीट जनरेट होगी तो पॉसिबिलिटी है कि वो चीजें घटित हों। लेकिन ये चीज हमको बना करके रखनी पड़ेगी कि अगर वो चीजें घटित होने की पॉसिबिलिटी है तो हमारे पास उसका सलूशन क्या है जी, इस समस्या का समाधान क्या है, बिल्कुल इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कोचिंग संचालक इस मामले को लेकर के जान सब रहे हैं, लेकिन कितना जागरूक हैं और कितना क्या उपाय कर रहे हैं, इस पर भी मैं आपके पास आऊंगा अमित जी। लेकिन AK जैन साहब के पास एक बार फिर से आऊंगा। AK जैन जी, जिस तरीके से जान रहे हैं लोग, समझ रहे हैं कि उपकरण लगे हैं, लेकिन किसी को वो उनको ऑपरेट करना नहीं आता, किस तरीके से NOC भी मिल जाती, सब कुछ जानने का। पिछली घटनाओं से क्या कुछ सबक लिया, लेकिन बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के आज हम एक तरफ वो जो दमकल कर्मी हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके जिन्होंने आग पर काबू पाया, लोगों को सुरक्षित निकाला, हम उन लोगों की तारीफ भी कर रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन कैसे NOC मिल जाती है, बड़ी बात। अगर हम रूट तक जाए तो पूरा सिस्टम को अगर बात करें तो किस तरीके से जो रूट पर जाने की जरूरत है? देखिए, बड़ी सख्ती इसमें बरतनी होगी। जो इस प्रकार के पुराने मार्केट्स हैं, जैसा प्रिंस मार्केट है, अमीनाबाद में है, गड़बड़झाला वगैरह उधर की तरफ हैं, ये सब जो हैं, अगर ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कभी इनका औचक निरीक्षण हो और अगर पाया जाए कि आवश्यकता से अधिक वहां पर अंदर भीड़ है, इन्होंने तारों का जखीरा फैला रखा है, और ऐसे में इन मार्केट्स को प्रशासन को चाहिए कि सील कर दे, और उसकी सील तभी खुले जब वहां पर पूरे चाक चौबंद प्रबंध हो जाएं, और तभी उसकी सील खुलनी चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में इन सब मामलों में बहुत सख्ती है, बहुत सख्ती है। वहां पर किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है, किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं है जी। अच्छा AK जैन साहब, ये तो चलिए, ये तो एक सुझाव है, लेकिन क्या आज का जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, जिस तरीके से हमारा सिस्टम है कि हम इसको अगर मान लिया कि सील भी कर दिया, अगर कार्रवाई कर दी, लेकिन अगले दिन किस तरीके से अगर हम दुकानों को सील करते तो व्यापारियों का प्रदर्शन हो जाएगा, किस तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, और आखिरकार 3 दिन में फिर एक दिन मार्केट खुल जाएगी। तो हमें कुछ और भी सोचना है कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर, नहीं लगता है AK जैन सर? नहीं, देखिए, इसमें
चाहे प्रदर्शन करें चाहे कुछ करें, प्रदर्शन को दबा दिया जाए। ये जान जोखिम में नहीं डालने की अनुमति दी जा सकती है। इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि क्योंकि आपके यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य ठीक से नहीं हुआ है, आप कैपेसिटी से अधिक जो है कोचिंग में बच्चे पढ़ा रहे हैं और आपने जो प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए उनको नहीं ले रहे हैं और फिर भी आप जो है पैसा अंधाधुंध कमाने में लगे हुए हैं, तो इसका कोई और विकल्प नहीं है। इसका विकल्प केवल यही है कि सख्ती की जाए और ऐसे प्रेमाइसेस को सील कर दिया जाए और जिन्होंने एनओसी दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये करना होगा, अन्यथा इस प्रकार की ये छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिन पर कहीं ना कहीं वाकई में मंथन की जरूरत है और सख्ती की बात निकल करके आई है। चंचल जी, कुल मिलाकर जब इससे पहले लिवाना को लेकर के जब देखिए मामला सामने आया, उसके बाद तमाम होटलों में किस तरीके से रेस्टोरेंट में रियलिटी चेक किए गए, उसके बाद फिर जहां पर जो मानकों के अनुरूप नहीं थे उनको कुछ पर बंद किया, लेकिन अब कुछ नहीं, एक हफ्ते तक चली कार्रवाई, फिर सब कुछ वही ढर्रे पे चीज़ें आ गई, उसी ट्रैक पर आ गई। यही काम अस्पतालों में जब होता है तब किस तरीके से केजीएमयू में थोड़े दिन बाद सब अस्पतालों का रियलिटी चेक किया गया और अब किस तरीके से मार्केट में। लेकिन एक सिस्टम कहीं ना कहीं ऐसा बनाना चाहिए, जैसा कि लगातार कई बार बीच बीच में आवाज़ भी उठती रही है कि एनओसी कैसे मिल जाती है आखिर, ये बड़ा सवाल है। अगर हम और बीच में अभी आपने अधिकारियों को भी बताया कि किस तरीके से, तो अगर शुरुआत से अगर पकड़ा जाए चीज़ों को तो शायद बेहतर हो सकती हैं कुछ चीज़ें। देखिए आलोक जी, बहुत बेहतरीन बात आपने कही भी लेवाना को लेकर के। मैं बताऊं जब ये चल रहा था सारा मैं उस पर डिबेट भी बैठा था। उसके बाद जो होटल्स के ऊपर, जो बहुत सारे होटल्स के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, अब हुआ क्या कि अधिकारियों द्वारा सबको नोटिस जारी किया जाने लगा और एनओसी के लिए मैं बताऊं कि बहुत खुली लूट थी। अधिकारियों द्वारा इतना लूटा गया बहुत सारे होटल्स के, मतलब जो है बहुत सारे कर्मचारियों द्वारा जो है जितने छोटे छोटे होटल से इतने बड़े बड़े सबसे पैसे ले लेकर के एनओसी दे दी गई है और उसका कोई भी मतलब उससे कोई सबक नहीं लिया गया। अगर आप देखें कोई एक होटल का आप नाम बता दो कि जिसकी एनओसी उसको दी गई है, उसके जो है क्या नाम, जो मानक है उसको पूरा किया उस होटल ने, किसी ने नहीं पूरा किया है। लेकिन फिर भी एनओसी हमने बांट दिया पैसे ले लेकर के, पूरा एकदम पूरा खुला खेल चला है और ये सबको ही जानता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जाने, सबको ही जानता है, आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं किस तरीके से पैसों खुली। लेकिन उसके ऊपर हम एक बात करना चाहते हैं। देखिए भ्रष्टाचार इतना चरम पे है, अधिकारी एकदम सरेआम पैसे के लिए, आप जान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने खुलेआम पैसा दिया है तब जाके उनको एनओसी मिली है। अब दूसरी बात, एक सब मतलब मेरा ख्याल है कि पिछले महीने घटना होगी लेवाना की, एक महीने में बहुत सारी चीजें बदल गई और जस का तस फिर जैसे तैसे हो गई सारी चीजें। सारे होटल चलने लगे, सारे जो आपकी जो क्राउड है आज के टाइम में, कोई जो उसके ऊपर कोई मैनेजमेंट नहीं है गवर्नमेंट का, ना तो उससे हम कोई सीख ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात जयंत सर ने कही कि देखिए इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी और जो अधिकारी उस पर दोषी हों उनको दंडित किया जाए, तब उससे जो है कम से कम आगे कोई घटना करने से वो एक बार जो है सोचेंगे, डरेंगे। लेकिन उस पर हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए जो हमारी जो एनओसी, अभी देखिए गुजरात का जो घटना हुई है पुल वाली, उसमें जो है एनओसी नहीं मिली थी, उसके बाद भी जो है उस क्या नाम है, जो कंपनी के जो ऑनर ने उसने अपने बेटी से उद्घाटन करा दिया। बहुत सारी न्यूज चल रही हैं, आप सोचिए उसमें कितने सारे लोग मर गए, उसकी जिम्मेदारी, उसका जिम्मेदार कौन है? और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के बजाय अभी तक, जहां तक मेरे संज्ञान में, शायद मैं जहां तक जान पा रहा हूं, अभी तक उस जो है क्या नाम है ऑनर, यानी जो जिसने क्या नाम ओपेरा का जो ऑनर है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि उसके खिलाफ कार्रवाई होने की जेल भेजना चाहिए। वो भी नहीं, बड़े नाम फिर भी कहीं ना कहीं बच जाते हैं, हर किसी बड़े लोगों को बचाया जाता है, छोटे लोगों को दबोच दिया जाता है। अब वो बड़े लोगों पर आखिर किसका पूरी तरीके से वर्चस्व है, किसका हाथ है? जी बात कम हो जाती है। देखिए वहां पे देखिए, और मैं बताऊं, जब बड़े लोग जब कोई बात रखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर आपको याद होगा, देखा होगा आपने, एक आज के टाइम में बहुत ज्यादा वायरल चली वीडियो आपने बंगाल में देखिए, प्रधानमंत्री जी का किसी भी घटना के ऊपर प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति का दो रवैया कैसे हो सकता है? अगर आप देखिए बंगाल की घटना को लेकर के आपने क्या बातें कही, और वहीं पे जो है आपने क्या नाम है गुजरात का जो वीडियो था वो वायरल हो रहा है, तो कम से कम उस पर चर्चा करेंगे। कम से कम इस बात को जरूर होना चाहिए कि आप एक ही व्यक्ति जो है, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो लोकतांत्रिक देश के अंदर, दो राज्यों के अंदर दो तरीके का रवैया कैसे रख सकता है? चलिए फिलहाल जो मामला है कि गुजरात मामले में दोषी कौन है, पुल मामले में, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मांग इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम आज जो आग लगी है, आग पर काबू पा लिया गया, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार मैं अमित तिवारी जी के पास आ रहा हूं। अमित तिवारी जी, एक कोचिंग संचालक के तौर पर तमाम सारी व्यवस्थाएं को लेकर के अगर बात करें तो मेरा एक बहुत अहम सवाल है,
आपसे, और ये सवाल थोड़ा सा अलग है क्योंकि सिस्टम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, हमने अग्निशमन विभाग को लेकर के सवाल उठाया, ठीक है, लेकिन अगर हम एक लेमैन के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर, एक परिचित के तौर पर, अगर मैं और एक जागरूक नागरिक के तौर पर ये सवाल कर रहे हैं हम आपसे, आप संचालक हैं, आपके पास तमाम सारे लोग आते होंगे, अपने बच्चों का एडमिशन भी कराते होंगे, दूर दूर से आते होंगे छात्र छात्राएं, वो आपसे तमाम सारी चीज़ें पूछते होंगे, भाई कि आपकी फीस कितनी है, हमारे बच्चे के रहने के लिए क्या कुछ व्यवस्था होगी, आपके यहाँ पिछला सक्सेस रिजल्ट कितना गया, लेकिन कभी क्या कोई अभिभावक ये भी पूछता है कि फायर का एनओसी है आपके पास कि नहीं? मैंने तो इस बात पे पहले ही कहा कि शासन प्रशासन और जितनी भी चीज़ें हैं उनके अतिरिक्त मैंने इस बात को सबसे पहले ही मेंशन किया है कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी ये समस्याएं हो रही हैं इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी नागरिकों को उठानी पड़ेगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। जब भी हम इन सभी चीज़ों पर जिक्र करते हैं, जैसे सुबह सुबह घटना हुई, तो हम लोग बात करेंगे भी, हम लोगों को दुख है, हम आपसे सॉरी बोल सकते हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं, हम दुनिया से बात कर सकते हैं, लेकिन ये 7-8 दिन के बाद भूलते क्यों हैं? आखिरी 7-8 दिन के बाद हम भूलते क्यों हैं? अभी मैंने बात की शासन प्रशासन की जो बातें होंगी वो शुरू हो जाएगी। ये एनओसीज ऐसे ही मिलती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि हम लोग जब गाड़ियां लेकर रोड पे चलते हुए दिखते हैं, अगर उसका प्रदूषण नहीं है तो गाड़ी का चालान कटता है, और अगर प्रदूषण का रिसिप्ट कट गया, उस गाड़ी की स्थिति को देखो तो उतना CO फेंकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड फेंकती है कि व्यक्ति अगर 10 सेकंड भी उस गाड़ी के सामने आ जाए तो वो ब्रेन हेमरेज से मर जाए। तो मतलब सिर्फ इस बात को लेकर के है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी को तय करनी होगी। प्रशासन की जिम्मेदारी इतनी है कि जहां पर भी ये चीजें हैं, और ये आजकल की आम व्यवस्था है कि आग लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसके लिए लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, अवेयरनेस कैंप लगाए जाने चाहिए। वहां पर लोगों की कलेक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो, देखिए हम दोषारोपण कर सकते हैं, हम कोचिंगों पर दोषारोपण कर सकते हैं, हम शिक्षकों पर कर सकते हैं, शिक्षक कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलती, लेकिन ये व्यवस्था रोकने की नहीं हो सकती। रोकने की जो जिम्मेदारी होगी वो शासन और जो लोग हैं, जो संचालक हैं, जितनी भी मशीनरीज हैं, सभी को मिल करके, क्योंकि ये हम किसी एक दूसरे चलिए हम सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। एक चीज अमित जी बहुत अच्छी निकल करके आई। अमित जी, आपने जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की और अवेयरनेस की जिस तरीके से बात की, जागरूकता की बात की, आज मैं यहीं से शुरुआत करता हूं और एक मुहिम चलाता हूं, और सबसे पहले मैं आपसे सुझाव मांगता हूं किस तरीके से मुहिम जारी ना रहे, क्योंकि अभी आपने भी कहा, मैं भी वही चीज कह रहा था कि कोई भी घटना होती है उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम सब सारी रियलिटी चेक दिखा देते हैं, साथ जहां कहां का भी होता है, लेकिन अब आज ये मुहिम कम से कम यहीं से, आज इस कुरुक्षेत्र की डिबेट से शुरू हो, और अमित जी आपसे ही हो। बताइए, मुझे एक सुझाव दीजिए आप जी। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आज हम लोगों ने बात करना शुरू की, ये बात प्रशासन तक जाएगी और प्रशासन अपना सघन अभियान नगर निगम के माध्यम से और भी माध्यमों से चलाना शुरू करेगा। तो प्रशासन की आज तक जो स्थिति रही है वो ये रही है कि जहां जहां पर वो जाएंगे सबसे पहले वो चालान काटेंगे। लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते सुझाव देना चाहता हूं कि आप चालान काट करके क्या करोगे? आप होटल्स का चालान काटोगे, आप समझिए, आप होटल्स का चालान काटोगे, कोचिंगों का चालान काटोगे। ये व्यवस्था होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि दंड की प्रक्रिया सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन एक बार प्रयास करना चाहिए हमको एक पुल बनाने का। चालान किसी समस्या का समाधान नहीं है, समाधान हमको आपको मिलना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि भले मैं संचालक हूं, लेकिन मेरा भी भाई बहन कहीं दूसरी जगह जाता है, वो भी तो पढ़ता है ना। अगर वहां पर कोई डैमेज कंट्रोल होगा, तो वो मेरी भी जिम्मेदारी होगी, वो मेरे पर भी कैजुअलिटी होगी। तो मैं पहला सुझाव ये देना चाहता हूं कि दमकल विभाग को और प्रशासन की मदद से सबसे पहले अवेयरनेस का एक प्रोग्राम चलाना चाहिए, जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि जो भी जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे होंगे, शासन और सत्ता के लोग, प्रशासन के लोग, वो इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाएंगे। और मैं बिल्कुल आश्वस्त रूप से इस बात को कहता हूं कि जब ये बातें सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर एक कोचिंग संचालक ही नहीं, देश का हर एक आम नागरिक इस मुहिम के साथ जुड़ेगा और हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी है। और ये मुहिम में एके जैन जी आपके पास आ रहा हूं। एके जैन जी, देखिए, अगर आज हमने एक स्वस्थ डिबेट रखी है, इसीलिए मैंने आप जैसे मेहमानों को आज इसमें खास तौर पर आमंत्रित किया है। एके जैन जी,
अब एक मुहिम के तौर पर इसको चलाने की जरूरत है, और जब तक इसमें कोई सुधारात्मक कदम ना उठाया जाए इस मुहिम को कहीं ना कहीं बंद नहीं करना है। अमित जी ने भी देखिए कोचिंग संचालक हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, और जागरूकता हमें अपने सेंटर, अपनी इंस्टीट्यूट, अपने संस्थान से ही करनी है। जो फायर इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं उनमें से कितने लोगों को इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना आता है? मुझे लगता है ये शुरुआत हम यहीं से कर सकते हैं। एके जैन जी, देखिए ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, हाँ, और जब तक फियर ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक लोगों की समझ में नहीं आएगी। हिंदुस्तानी जो है वो प्रेम की भाषा, समझाने की भाषा आसानी से समझता नहीं है। इनको जब तक कि इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये अपने आचरण में सुधार नहीं करते हैं। हमारा देश एक्चुअली 135 करोड़ की आबादी है, 5-10 अगर कहीं मर भी जाते हैं तो कोई हम लोग उसके लिए बहुत बॉदर्ड नहीं है। यही घटना अगर कहीं विदेश में हो जाए तो पूरा देश हिल के रह जाए कि इस प्रकार की घटना कैसे घटित हो गई। मैं अमेरिका में, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहां पे लिखा होता है कैपेसिटी 28 पीपल। वो अगर आप गए तो वो आपको इशारा कर देता है उसकी तरफ, 28 पीपल की तरफ। 28 के बाद 29th आदमी उस रेस्टोरेंट में एंटर नहीं कर सकता है जब तक कि वहां बैठे हुए लोग बाहर ना निकल जाएं। तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, एक ईमानदारी की बात होती है कि हर आदमी अपने नियम का पालन कर रहा है। यहाँ उनका बस चले तो 25 आदमियों को और अंदर बैठा दें और उनको सर्व करना शुरू कर दें। तो ऐसे देश में जहाँ इस प्रकार की मानसिकता हो वहां पर फियर ऑफ लॉ होना बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। और जब तक कि ये नहीं होगा तब तक लोगों की समझ में बात नहीं आएगी, तब तक लोग बाग सुधार की प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे। आप कितना भी प्रशिक्षण देते रहिए, कितना भी भाषण देते रहिए, कितना भी जाके उनको समझाइए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, सिर हिलाएंगे और उसके बाद भूलकर फिर उसी प्रक्रिया में लग जाएंगे। जी जी, चंचल जी, जैसे कि सर ने भी एक सुझाव दिया लेकिन अपनी बात रखी, लेकिन इस पूरी कवायद के जब हम सिस्टम को लेकर के, हालातों को लेकर के अगर बात करते हैं और भौगोलिक स्थिति को अगर देखें तो अगर हम राजधानी लखनऊ की क्यों ना बात करें, चाहे वो अमीनाबाद जैसे इलाके को लेकर के बात कर लीजिए, चौक जैसे सकरे इलाके को लेकर के बात कर लीजिए, हसरतगंज के इलाके को बात कर लीजिए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति है कि वाकई में कहीं ना कहीं फुल प्रूफ प्लान बनाने की ज़रूरत है। देखिए इसमें नो डाउट, जैसे हमारी जो बहुत सारी कंजेस्टेड मार्केट हैं, जैसे आप देखें अमीनाबाद हो गया, भूतनाथ, बहुत सारे ऐसे बहुत कंजेस्टेड हैं। और देखिए पूरा का पूरा जो अगर देखें बिजली के सारे के तार, वायर जो है पूरे खुले होते हैं, उससे बहुत सारी घटनाएं आए दिन होती रहती। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कम से कम ये अंडरग्राउंड मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली के तार जो है वो बाहर ना दिखाई दें, बाहर खुले होते हैं, उसी से लोग जो है क्रॉस कनेक्शन करते हैं। जब क्रॉस करते हैं तो उसी में बहुत सारी जगह आग लग जाती है। तो इन सब चीज़ों के पास सख्ती बरतनी होगी। एक तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जो हमारे क्या नाम है अमित जी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि कम से कम हमें अवेयर करने की ज़रूरत है। जैसे अब देखिए अभी सर ने बहुत जिक्र किया, बेहतरीन एक एग्जांपल दिया है होटल का कि भाई देखिए अगर वहाँ 29 पीपल की अगर लिखा हो बाकायदा, हमारे शायद ही ऐसा कोई होटल होगा जहाँ पे ऐसा लिखा होगा, जहाँ कैपेसिटी की बात कहीं प्रॉपर लिखी होगी। यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। लिफ्ट में भी अगर 8 लोग लिखा हो तो नवा जाना घुस जाता है। अभी लोहिया में कल जा रहा था, पता चला कि अब कुछ बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, उसी में देखा मैंने और लोग भर गए, अंत में मैंने कहा भैया मैं ही बाहर हो जाता हूँ। तो यहाँ पे तो कोई मानक है ही नहीं, कोई सिस्टम है ही नहीं, और खुद से इंसान अवेयर नहीं है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी जैसे हम जैसे अभी कोचिंग की बात हो रही, होटल्स की बात हो रही है, हमको वहाँ पे से जो एडमिशन हो बच्चों के, उनको भी अवेयर करने की जरूरत है। सबसे पहले उनके लिए कम से कम एटलीस्ट 1-2 क्लासेस उनके लिए लें हम कि भाई देखो ये कोचिंग चल रही है और इसमें जो अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको ऐसे ये हमारे एग्जिट पॉइंट से ये चीज़ें हमें हैं, ऐसे करना चाहिए। जैसे नहीं बाकायदा अगर हम देखें कि बहुत सारी चीज़ों के अभी देखिए अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओ आज के टाइम में पैसे तो बन जाता है, कोई व्यवस्था है क्या यहाँ पे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कहने की बात नहीं, हर कोई समझता है। मैं काफी हद तक सर ने बताया, बिल्कुल सर ने आप सुझाव दिए। हमारे साथ आनंद दुबे जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आनंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी हमें ज्वाइन किया है। आपने हमारे मेहमानों की भी जो पैनल से जुड़े हैं और भी आग लगने की घटना को लेकर के हम बात कर रहे थे कि कोचिंग होटलों में आखिर क्यों लग रही आग, और आज हम बात कर रहे हैं, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस डिबेट का जो मुद्दा यही है कि आग लगी है तो इस पर किस तरीके से आगे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हर कोई जो इस घटना को आज प्रिंस मार्केट में जो आग लगी अशोक जी, उस पर अफसोस जाहिर कर रहा है, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर रहा है। मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा सबसे पहले। देखिए
कोई भी घटना इस तरह की, कोई भी वो जो आग लगने की घटना हो या किसी भी तरह की आपदा जिसमें किसी को क्षति पहुंचे, जान माल का नुकसान हो, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की घटनाओं के प्रति पूरी की पूरी संजीदगी और पूरी की पूरी जो इसकी कार्य योजना है, ये सरकार तैयार करती है कि आगे आने वाले समय में ये घटनाएं न हो। मैं ऐसा नहीं मानता, इससे पूर्ववर्ती भी जो सरकारी रहे होंगे उससे कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि इस तरह की कोई घटना हो। और लेकिन निश्चित रूप से अगर कहीं कोई लापरवाही हो, कोई कमी हो, तो उसको भी उजागर किया जाता और उस पर कार्रवाई। आपने देखा कि लवाना वाला जो कांड था उसमें दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लोगों की जान गई, लोग जो है हताहत हुए उसमें जी। उसमें कार्रवाई चल रही है और 6 विभाग के 19 जो कर्मचारी हैं उनको उसमें से 15 को निलंबित किया गया और 4 जो है वो सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी जो विभागीय कानून है, सेवानिवृत्त हो जाने के बावजूद भी अगर आप दोषी पाए जाते हैं किसी मामले में तो उसके तहत उनके खिलाफ उन पर तो कार्रवाई कर दी। लेकिन अब जरा मैं एक सवाल आपसे इसी को लेकर के पूछ लेता हूं। इस बीच यूपी में 37 सीएफओ के तबादले हुए, जिसमें से कई दागी और भ्रष्ट सीएफओ है, वो महत्वपूर्ण तैनाती पर है। नोएडा से लेकर के वाराणसी तक सीएफओ बदले गए और सरकार के खिलाफ केस करने वालों को अच्छी पोस्टिंग दे दी गई है। इस पर भी जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। और तबादलों की सूची के बजाय सिंगल ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। आप क्या कह रहे हैं और किस चीज का हवाला दे रहे हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है और कोई भी मामला किसी के प्रति अगर संज्ञान में आता है, उजागर होता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आपने अभी देखा किस तरह से एक सीईओ को डिमोट करके फिर सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। 2100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 6 महीनों में किया है। 16 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को निलंबित करने का काम अगर उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है। अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो भी आपने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में देखी है। तो हम किसी भी मोर्चे पर कहीं भी, चाहे वो विद इन द पार्टी हो, ऑफ द पार्टी हो, सरकार का कोई अंग हो या सरकार के बाहर हो, अगर कोई कहीं भी नियम कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कहीं किसी पर कोई दाग है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो सरकार उसका पूरा संज्ञान ले रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यानी कि जीरो टॉलरेंस का संदेश है। जी जी, तो हम आने वाले जी बिल्कुल चंचल जी, आने वाले समय में सरकार इस पर, मैंने कहा बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की मैं बात कर रहा हूं उसी को। और जब सरकार लगातार अपनी मंशा जाहिर कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है, तो फिर आप लोग क्यों इतना सवाल उठा रहे हैं चंचल जी? देखिए आलोक जी, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे आए दिन मर्डर ना हो रहे हो, हत्याएं नहीं हो रही हूँ, बहुत सारी महिलाओं के साथ घटनाएं नहीं हो रही हूँ। इनका जीरो टॉलरेंस बता रहा हूँ। मैं आजमगढ़ जिले से आता हूँ, एक घटना अभी है बताता हूँ। मौर्य दंपत्ति बेचारी जो है 14 जून से उस मौर्य दंपत्ति के साथ घटना होती है, उनका अपहरण होता है, उनकी हत्या हो जाती है और हत्या जघन्य हत्या होती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वहाँ पे जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं केशव प्रसाद मौर्य जी 3 दिन बाद जाते हैं। वो कहते हैं कि 25 लाख रुपए उनको दिया जाएगा और जो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चूंकि दोषी जो है एक जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के सजातीय लोग हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अभी तक हिम्मत नहीं दिखा पाए हैं। और वो इतना ही नहीं, जो है उसकी हत्या होने के बाद उसके बच्चे, उसकी बेटियां 8 दिन तक आमरण अनशन में बैठे थे। उसकी हालत बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती हुए और वहां के जो है पुलिस हुक्मरान लोगों ने उन्हें 8 दिन का समय मांगा कि 8 दिन में कार्रवाई होगी। 8 दिन भी बीत गया आलोक जी। 8 दिन के बीतने के बाद वो बच्ची जो अस्पताल से निकलने के बाद अनवरत धरने पे बैठी हुई है और ये बता रहे हैं जीरो टॉलरेंस। और सवाल उठाया नहीं आलोक जी, सुन लीजिए पूरी बात कर। और मैं आपको बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के डिप्टी सीएम साहब, जब ये मौर्य समाज के लोग डिप्टी सीएम साहब पास जाते हैं तो मौर्य साहब कहते हैं कि मेरे लेटर की सुनवाई नहीं हुई है। 8 बार इन्होंने रिमाइंडर लेटर भेज चुके हैं मुख्यमंत्री जी के पास, लेकिन क्या आपकी कार्रवाइयां जातिगत आधार पे हो रही हैं? क्या आप जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो वो जाति देख के आप करते हो और एक जाति विशेष का काम हो रहा है?
आप देखिए, अगर किसी भी थाने की बात आप कर लो, पूरे प्रदेश में अगर आप पोस्टिंग को देख लो, को ट्रांसफर देख लो, चलिए फिलहाल हम फायर ब्रिगेड को लेकर के बात करें, उसी को लेकर के बात करें, लेकिन सवाल उठाए तो जल्दी से अशोक जी मैं चाहूंगा, अशोक जी जल्दी से मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखिए जल्दी से, समय बहुत कम है, जल्दी से अशोक जी इतने सारे मामले ठीक है अशोक जी आप अपनी बात रखिए इसको। अशोक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? और इस बीच मैं फिर से एक बार आनंद दुबे जी के पास चलूंगा। आनंद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, आप अपनी जल्दी से बात रखिए जल्दी से जी। अभी इन्होंने कहा कि सजाती और क्या, अरे भाई सजातीय को लेकर कौन थाली में सजाकर घूमता था ये तो प्रदेश को पता है। सजातीय के चक्कर में आपकी सरकार चली गई, सजातीय के चक्कर में आपने कितनी भद पिटवाई। और जहां तक क्राइम की बात है तो आप देखिए ना कि आपके विधायक जो है नकली शराब बिकवा रहे थे अपने लोगों से, वो जेल चले गए। अब सुन लीजिए सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, आपको मालूम हो जाएगा जातिवाद। अरे मैं आपको उदाहरण दे दे रहा हूं, आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी डेटा निकालिए दुबे जी, अभी डेटा निकालिए, इनको शांत कराइए, इनको जाति के सबसे डीएम है। चलिए आनंद जी आप अपनी बात रखिए। चंचल जी आपने सवाल उठाया तो बस जवाब तो सुनिए जल्दी से, समय बहुत कम है। बात कीजिए, आपके पास आंकड़े नहीं है, ठीक आप नहीं बता पाएंगे। चलिए आप जाति विशेष के आनंद जी आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज सुन पा रहे आप लोग हैं, जनता तक जा रही है आपकी आवाज, सिर्फ आपकी आवाज जा रही। चलिए चंचल जी अब सवाल का जवाब तो सुनिए जी। जी आनंद जी अपनी बात रखिए, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जी चंचल जी अब शांत रहिए। चंचल जी, आनंद जी अब आपने झूठ सच का फैसला हम नहीं करेंगे, आपने सवाल उठाया तो जवाब सुनिए। आनंद जी अब आप अपनी बात रखिए जल्दी से जी। अब हम इनको बता देते हैं कि जब इनकी सरकार थी तब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव, उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष रामवीर यादव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर यादव और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष रामपाल यादव, चार जो नियुक्ति करने की संस्थाएं थी शिक्षा विभाग में, चारों यादव। 75 जिलों में से 62 बीएसए आज यादव का नहीं है कि कौन यादव है, कौन किस जाति का है। जी प्लीज मैं अपने टॉपिक पर आज मैं संवेदनशील मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहा हूं। जी आज के दिन कोई राजनीतिक बहस नहीं होगी, आज है कि किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जाए, कहां पर लापरवाही है, क्या निपटने के लिए इंतजाम होने चाहिए। समाजवादी पार्टी जो गुंडों की दलाली पर चलती थी, वो यहाँ बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। दलाली आप जिनकी पार्टी का खर्चा लोगों के घर से आता था, वो यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। जिनकी पूरी पार्टी का आधार गुंडागर्दी, समाज को बांटना, की बहुत बड़ी फौज है और आपके मुख्यमंत्री ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा। चलिए ठीक है, मैं राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ, मैं आज एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। जी मैं आज सुनिए, पहले मैं अमित जी के पास आ रहा हूँ, रुकिए अमित जी को लाया जाए। अमित जी आप राजनीतिक दलों की परिपाटी देख रहे हैं, हम और आप यहाँ पर एक स्वस्थ बहस कर रहे हैं, लगातार इंतजामों को लेकर के जागरूकता लाने की बात कर रहे हैं, आपसे मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप एक सुझाव दीजिए इन राजनीतिक दलों को भी, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदता किसी समस्या का समाधान नहीं है। इस राजनीतिक छींटाकशी की बहस बहुत लंबी है, ये सब चलती रहेगी, लेकिन आज हम जिस मुद्दे के लिए बैठे हुए हैं बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है और हमारी संवेदनाएं हर एक घटना के साथ हैं, हर एक व्यक्ति के साथ हैं जो इस घटनाओं से आहत होता है, चाहे वो मेरे परिवार का हो। चूंकि हम कहते हैं, जब हम बात करते हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की, तो हम कहते हैं पूरी पृथ्वी हमारा क्या है, परिवार है। तो अगर उस पृथ्वी पर, उस संसार में अगर कहीं भी कोई अपनी घटना घटित होगी, उसका दुख, उसकी वेदना हम में बिल्कुल शामिल होगी। तो इस मुहिम के साथ हम बिल्कुल हैं और हम आशा करते हैं कि शासन और प्रशासन भी हम सभी के साथ मिलकर के एक समन्वय का काम करेगा। अमित जी और आपने समन्वय की बात की, आपने कोऑर्डिनेशन की बात की, आप कोचिंग संचालक है, इसलिए मेरा सवाल खास आपसे ये, मुझे ये बताइए कि अभी राजधानी लखनऊ की खाली मैं बात कर रहा हूं, बड़ी दूर दूर से रायबरेली, सीतापुर, शाहजहांपुर, आसपास के जो जिले हैं वहां के बच्चे पढ़ने आते हैं, माँ बाप उन्हें भेजते हैं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डिफेंस में जाएगा, कोई फोर्स में जाएगा, अन्य जगहों पर। कौन कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि मानकों का यहां पर पालन नहीं किया जा रहा है, मानकों का उल्लंघन हो रहा है? मैं चाहूंगा आप बेबाकी से बताएं ताकि उस पर कार्रवाई भी हो।
बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं कि ऐसी चीजें हों, लेकिन उसके पहले मैं ये जरूर चाहता हूं कि एक समन्वय की समिति बने जिसका कोऑर्डिनेशन उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाए और गंभीर रूप से इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस घटनाओं में हमारा अपना ही कोई आहत होता है, वो चाहे जिस भी जगह पर आहत हो, वो चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे कोलकाता में हो, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो, वहां पर सिर्फ हमारा ही व्यक्ति आहत होता है, चाहे वो हमसे डायरेक्ट जुड़ा हो, चाहे वो हमसे इनडायरेक्ट जुड़ा हो। तो सबसे पहला मेरा सुझाव यही है कि सबसे पहले समन्वय की एक समिति बने सरकार की तरफ से, जो इसको निरंतर कोऑर्डिनेट करे। अब आपका सुझाव है सीधे सीधे मैं आनंद जी के पास नहीं जा सकता। आनंद जी देखिए, मैं आज कोई राजनीतिक बहस नहीं कर रहा हूं। समस्या अगर है, अगर कोई घटना हुई है तो उस समस्या का समाधान भी निकल करके आए, इसीलिए आज हमने खास पैनल बुलाया, हमने कुछ विशेषज्ञों को बुलाया। देखिए, हमने आज आपको आमंत्रित किया खास। आनंद जी, समन्वय समिति की किस तरीके से बात हुई है? अब वाकई में कहीं ना कहीं अब आप अपनी बात पहुंचाएंगे ऊपर तक और एक समन्वय समिति बनवाई जाएगी, एक जागरूकता कैंप, जागरूकता अभियान चला जाए। बहुत हद तक कमी आ सकती है अगर हम छोटी छोटी अगर शुरुआत करें तो। नहीं, देखिए, सरकार इस पूरे मसले को गंभीरता के साथ ले रही है और हम लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं बिल्कुल ना होने पाए और जो भी संबंधित विभाग हैं वो समय समय पर इंस्पेक्शन करें, समय समय पर जांच करें कि कहां फायर एनओसी के बिना कहां काम चल रहा है, किन जगहों पर फायर एनओसी है लेकिन फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स है वो नहीं है। इसके अलावा उनका जो नक्शा है वो सही तरीके से पास है कि नहीं, और वहां पर अगर ऐसी कोई आपात स्थिति होती है तो वहां से निकलने का जो उनका रास्ता है वो ठीक है। इन तमाम पहलुओं पर जहां भी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे अन्य जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, हर जगह पर सरकार की यह मंशा है कि आने वाले समय में, और इस पर काम भी शुरू हो चुका है लगभग। इसको लेकर मुख्यमंत्री जी जब ये लवाना कांड हुआ था तो आसान लगता है, मुख्यमंत्री जी लेकिन काम करना वास्तविक, क्योंकि अगर आप कहीं भी चाहे यहाँ प्रिंस मार्केट में ही देखें कैसे तारों का जो जखीरा दिखाई पड़ता है, आपको बाइक खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। आनंद जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जब दमकल कर्मी जब जा रहे थे, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही थी, कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, पार्किंग में हटवानी पड़ी गाड़ियां। तो ऐसे सिस्टम में इस तरीके की बात करना, एक नए सिरे से कहीं ना कहीं कार्य योजना बनाने की जरूरत है इन परिस्थितियों में, इन हालातों में। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन सारी परिस्थितियों को ठीक करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में जो ये खुले तार हैं ये बहुत बड़ी चुनौती का सबब है, लेकिन आप देखिए कि कई शहरों में हमने, बनारस में लगभग हमने पूरी तरह से जो खुले में तार थे उनको अंडरग्राउंड कर दिया। अयोध्या में ये काम चल रहा है। चलिए, बिल्कुल एक कार्य योजना की जरूरत है। आप लोगों को माफी के साथ रोकना चाहूंगा। आपके मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। AK जैन साहब आपका भी, आनंद जी आपका भी, चंचल जी आपका भी, अमित तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक कहीं ना कहीं ठोस कार्य योजना बनाने की जरूरत है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे।